दोस्तों ये स्टोरी का 35वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दिव्यांश ने भी रुमाल जाकर दृष्टि के चेहरे पर रख दिया और थोड़ी देर में दृष्टि भी बेहोश हो गई। पैंथर ने पूर्वी को उठाया और कमरे से बाहर चला गया। पैंथर पूर्वी को लेकर एक दूसरे कमरे में आ गया। पैंथर के जाते ही दिव्यांश ने सबसे पहले गेट लॉक किया और फिर दृष्टि के ब्लैंकेट में आकर लेट गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा और दृष्टि को निहारने लगा। दिव्यांश खुद में ही बोला, दृष्टि तुम दिन पर दिन गोलू मोलू सी होती जा रही हो, लेकिन सच में बहुत क्यूट लगती हो। पता नहीं तुम मुझे कब माफ करोगी, कब तुम मेरे कमरे में हमेशा के लिए रहने आओगी। दिव्यांश से रहा नहीं गया तो उसने दृष्टि के चेहरे की तरफ झुककर अपने होठों से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। दिव्यांश करीब 1 घंटे तक ऐसा ही करता रहा। कभी दृष्टि के माथे पर किस करता, कभी उसके गालों पर किस करता। दिव्यांश की आंखों में नींद ही नहीं थी। दिव्यांश तो पूरी रात दृष्टि को ही ऐसे परेशान करना चाहता था और कर भी रहा था। दिव्यांश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दृष्टि को बेहोश कर दिया, वरना दृष्टि तो दिव्यांश को खुद के हाथ भी नहीं लगाने देती। करीब 1 घंटा दृष्टि के साथ टाइम बिताने के बाद दिव्यांश को भी नींद आ गई। दूसरी तरफ पैंथर भी एक कमरे में पूर्वी के साथ अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन उसने पूर्वी के साथ लिमिट क्रॉस नहीं की, बल्कि वह भी बस पूर्वी को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे पैंथर भी पूर्वी को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह दिव्यांश की आंखें खुली तो उसके सामने दृष्टि का खूबसूरत चेहरा था। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से थोड़ा सा आगे होकर दृष्टि के माथे को चूम लिया। दिव्यांश ने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। दिव्यांश ने फोन लिया और पैंथर को मैसेज किया। थोड़ी देर में पैंथर पूर्वी को लेकर कमरे में आ गया और उसने दृष्टि के बराबर में पूर्वी को लेटा दिया। पैंथर ने फिर दिव्यांश की कलाई पकड़ी, जो अभी भी दृष्टि पर नजर गड़ाए खड़ा था, और फिर दिव्यांश को खींचते हुए कहा, चलिए सर, इससे पहले कि इन्हें होश आ जाए। दिव्यांश अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला, यार यह हमेशा के लिए मेरे घर कब आएगी? जल्दी आएगी सर, फिलहाल यहाँ से चलिए, इससे पहले कि यहाँ शौर्य और वरदान साहब आ जाएं। पैंथर दिव्यांश की कलाई को खींचता हुआ बोला। दोनों जैसे आए थे वैसे ही कमरे से चले गए। वरदान अब भी कॉफी का कप पकड़े अपने बालकनी में से यह नजारा देख रहा था। वरदान के चेहरे पर अब भी एक मुस्कुराहट थी। वरदान दिव्यांश में कहीं ना कहीं खुद को देखता था। दिव्यांश और पैंथर आराम से गार्डन में उतर आए। दिव्यांश ने दृष्टि के कमरे को देखकर एक फ्लाइंग किस कर दिया। पैंथर ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा और दिव्यांश को खींचते हुए कहा, सर, इस किस का कोई फायदा नहीं, यहाँ से चलिए। या आशिक वाली हरकतें मत कीजिए, मुझे आपको देखकर शर्म आती है। दिव्यांश ने फिर अपने दिल पर हाथ रखा और एक हाथ पैंथर की गर्दन पर लपेटा और फिर दोनों रजावत हाउस से बाहर आ गए। इस बीच दिव्यांश भूल ही गया कि उसका ब्लेजर दृष्टि के सिरहाने रखा रह गया। करीब 9 बजे दृष्टि की आंख खुली। उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। वह खुशबू दिव्यांश के ब्लेजर में से आ रही थी। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि यह परफ्यूम की खुशबू तो दिव्यांश की है। उसे कहीं ना कहीं अंदर एक खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि दिव्यांश शायद रात को उससे मिलने आया होगा। तभी वरदान और शौर्य दृष्टि के कमरे में चाय लेकर आए। पूर्वी अभी भी सो रही थी। दृष्टि ने पूर्वी को हिलाते हुए कहा, पूर्वी उठो। पूर्वी ने क्लोरोफॉर्म ज्यादा सूंघ लिया था, इसलिए उसे नींद ज्यादा आ रही थी। फिर वह भी उठकर बैठ गई। वरदान ने पूर्वी को देखकर कहा, उठ जाओ बेटा। पूर्वी ने वरदान को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। फिर शौर्य को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चलो अब दोनों उठ जाओ। दृष्टि अंदाजे से बेड पर हाथ लगाने लगी तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर मिल गया। दृष्टि ने वह ब्लेजर लिया और उसे चेहरे पर लगाकर देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि यह ब्लेजर दिव्यांश का है। उसे इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा तो बच्चे को आता था, दृष्टि को तो खुशी ही महसूस होती थी, लेकिन फिर भी दृष्टि ने गुस्सा करते हुए कहा, सॉरी भैया, क्या कल दिव्यांश यहाँ आए थे? शौर्य को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वरदान तो सब कुछ जानता था। आखिर वरदान के घर में कोई आए और वरदान को पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वरदान माफिया वर्ल्ड में रह चुका था। वरदान से कुछ भी छुपाना आसान नहीं था, बस वरदान वंशिका को ढूंढ नहीं पा रहा था। इतने में दृष्टि ने
फिर पूछा, सॉरी भैया, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या मिस्टर रघुवंशी यहाँ आए थे? सौर्य ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दृष्टि, तुम्हें क्या हर वक्त दिव्यांश की ही याद आती रहती है? इस पर वरदान ने बात बीच में काटते हुए कहा, और अगर दिव्यांश इतना याद आता है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? वह तो कब से तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। दृष्टि बोली, अंकल, या मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मुझे बताइए, क्या मिस्टर रघुवंशी कल यहाँ आए थे? पूर्वी तो इतनी नींद में थी कि वह अपना सिर ही खुजला रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है। वरदान ने बहुत आराम से कहा, नहीं दृष्टि, दिव्यांश यहाँ नहीं आया था। अब दृष्टि गुस्से में बोली, अंकल, अगर वह यहाँ नहीं आए थे तो यह क्या है? यह किसका है? शौर्य ने वरदान की तरफ देखा। वरदान ने कंधे उठा दिए। शौर्य समझ गया कि दिव्यांश से रहा नहीं गया और वह कल रात दृष्टि को मिलने आया और गलती से अपना ब्लेजर यहीं छोड़ गया। शौर्य ने अपना हाथ सिर पर रखकर मन ही मन कहा, ना यह मानती ना वह मानता, दोनों मिलकर मेरा सिर पीटते हैं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर मरूं? फिर उसने जल्दी से दृष्टि के हाथ से ब्लेजर लेकर कहा, यह मेरा है। दृष्टि दुगने गुस्से में बोली, झूठ मत बोलिए भैया, यह परफ्यूम दिव्यांश लगाते हैं। क्यों, इस परफ्यूम पर दिव्यांश का नाम लिखा है? इसे कोई और नहीं लगा सकता। मैं भी इस परफ्यूम को यूज करता हूँ, समझी तुम? सॉरी हल्के गुस्से में बोला था कि दृष्टि शांत हो जाए। दृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने कहा, हाँ दृष्टि बच्चा, मैं भी यही परफ्यूम यूज करता हूँ। ऐसे परफ्यूम तो दुनिया में बहुत लोग यूज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दिव्यांश यहाँ आया, लेकिन तुमने बड़ी जल्दी दिव्यांश के परफ्यूम को पहचाना। यह सुनकर दृष्टि के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने अपने गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मैं बस उस आदमी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। सॉरी वरदान दोनों ने अपना सिर हिला दिया और फिर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो, जब तक छोटा दिव्यांश बाहर नहीं आता तब तक तो ऐसे इसे झेलना पड़ेगा। वीरा का फ्लैट। अवनीत, वीरा और विराज तीनों ही अस्पताल से अवनीत का प्लास्टर कटवा कर आ रहे थे। अवनीत तब लगभग ठीक ही हो गया था, अब अपने पैरों से चल सकता था। वीरा और विराज और अवनीत को अस्पताल से लेकर घर आ गए। तीनों ही बुरी तरह थक गए थे। अवनीत और विराज दोनों ही सोफे पर बैठे थे। विराज ने वीरा को देखकर कहा, वीरा भूख लगी है, कुछ बना दो। विराज जब से वीरा के फ्लैट में आया था तब से हर 2 घंटे में वीरा से कुछ ना कुछ बनवा कर खाता था। वीरा इरिटेट हो जाती थी लेकिन फिर भी बना देती थी। वीरा ने गुस्से में विराज को देखा और विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वीरा फिर पलटकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में वीरा मैगी बनाकर ले आई। मैगी देखकर विराज का मुंह बन गया। विराज बोला, वीरा, तुम कितने ही दिनों से मुझे मैगी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी यह सब दे रही हो, कभी कभी कुछ डिफरेंट भी बनाकर खिला दिया करो। मैं और अवनीत तो यह नहीं खाएंगे। तभी विराज ने देखा कि अवनीत ने तो मैगी का बाउल उठाया, उसे खाने लगा। वीरा हाथ बांधकर बोली, लोग इसे खाने को तरसते हैं और आपको यह मिल रहा है तो आप नखरे दिखा रहे हैं। इस पर विराज हाथ जोड़कर बोला, यार वीरा, मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन मैं रोज रोज मैगी, चावल, दाल यह सब नहीं खा सकता। प्लीज कुछ डिफरेंट बनाकर खिला दो प्लीज वीरा। इस पर अवनीत के पास बैठकर बोली, मुझे यही सब बनाना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ बनाना नहीं आता। विराज का मुंह बन गया। फिर वह गुस्से में उठा और बोला, तुम्हें आज मैं खिलाता हूँ इटालियन फूड। विराज किचन में चला गया। वीरा ने अवनीत को मेडिसिन दी और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। अवनीत भी अपने कमरे में चला गया। वीरा लिविंग रूम में बैठकर अपना काम करने लगी। वह डिजाइन बना रही थी। वीरा अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। उसे जल्द से जल्द एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनना था। करीब आधे घंटे बाद विराज 2 बाउल लेकर वीरा के पास आया। उसमें व्हाइट पास्ता था। विराज ने एक बाउल वीरा के सामने रखकर कहा, इसे खाकर देखो, इसे कहते हैं पास्ता। पास्ता देखकर वीरा के मुंह में पानी आ गया और वीरा भी उस पास्ते को खाने लगी। वीरा जैसे जैसे पास्ता खा रही थी, वीरा की आंखों में आंसू टपकने लगे। यह देखकर विराज ने कहा, क्या हुआ वीरा, रो क्यों रही हो? पास्ता अच्छा नहीं बना क्या? इतना बुरा बना है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? वीरा ने अपने आंसू पोंछकर ना में ही गर्दन हिला दी। विराज ने अपने एक हाथ से पकड़कर वीरा को फिर से उठाया, फिर वीरा के आंसू पोंछकर बोला,
तो क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बता देना, साले का मुंह तोड़ दूंगा। वीरा ने फिर से नामे गर्दन हिला दी, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विराज ने आगे बढ़कर वीरा को गले लगा लिया और वीरा ने भी विराज के कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। वीरा ने विराज को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और विराज कंटिन्यू वीरा के बालों को सहला रहा था। वीरा भी कंटिन्यू रो रही थी। थोड़ी देर बाद विराज ने बोला, कुछ बताओगी, रो क्यों रही हो? इस पर वीरा थोड़ी सी दूर होकर बोली, मुझे आज से पहले किसी ने खाना बनाकर नहीं खिलाया। बचपन से ही खुद बनाती थी। कितनी बार हाथ जला लेती थी, कितनी बार मिर्च तेज हो जाती थी, कितनी बार खाना कच्चा बनता था, फिर भी जैसे तैसे अपना और अपने भाई का पेट भर लेती थी। माँ पापा को कभी मेरी परवाह नहीं हुई। आज जब आपने मेरे लिए पास्ता बनाया तो बस ये आंसू अपने आप निकल आए। यह सुनकर विराज को बहुत दुख हुआ। विराज को लगता था कि उसके पैर खराब हो गए हैं तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। लेकिन वीरा उससे ज्यादा दुखी थी और दुखी होने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि हर कदम पर अपनी जिंदगी में आई प्रॉब्लम का सामना किया। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाने के बाद विराज ने वीरा का चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वीरा भी कंटिन्यू विराज की आंखों में देख रही थी और अगले ही पल विराज ने अपने होंठ वीरा के होंठों पर रख दिए। विराज वीरा को किस कर रहा था और वीरा भी आंखें बंद करके विराज की किस को महसूस कर रही थी। अचानक ही वीरा ने अपनी आंखें खोली और विराज को धक्का देकर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। विराज का चेहरा एक साइड हो गया। विराज तो हैरानी से वीरा को देख रहा था, जो अभी 2 मिनट पहले उसकी किस में इन्वॉल्व थी। उसे अचानक से थप्पड़ कैसे मार सकती है? विराज ने वीरा को गुस्से में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वीरा पूरे गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? अरे मैं तो तुम्हें संभाल रहा था जैसे उस दिन तुमने मुझे संभाला था। मैं भी तुम्हें किस कर रहा था जैसे तुमने उस दिन मुझे किस किया था। विराज ने हैरानी से कहा। इस पर वीरा ने उंगली दिखाते हुए कहा, मैं कुएं में गिरूंगी तो आप मेरे साथ गिरेंगे, मैं किसी का खून करूंगी तो आप भी खून करेंगे। विराज ने अपने गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा रगड़ कर कहा, यार तुम लड़की इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो, इतनी चालू क्यों होती हो? खुद करोगी तो ठीक, मैंने किया तो गलत। हाँ गलत, बिल्कुल गलत। आपको इस तरह से मेरे करीब नहीं आना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आए तो दोबारा से खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी, इसलिए मुझसे दूरी बनाकर रखना, समझे आप? वीरा गुस्से में बोली। वीरा वहां से जाने लगी तो विराज गुस्से में बोला, कल हम रघुवंशी मेंशन चलेंगे, तुम्हारा भाई अब ठीक हो गया है। इस पर वीरा अपने कमरे में जाती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगी। विराज ने कहा, खुश होकर जाओ या फिर गुस्से में, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ रघुवंशी मेंशन जाना ही होगा। रूही की शादी की तैयारी शुरू हो गई है, कल रूही की सगाई है। वीरा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। विराज मुंह बनाकर सोफे पर ही बैठ गया और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रघुवंशी मेंशन में रूही की शादी की तैयारियां होने लगी। जैसे जैसे रघुवंशी मेंशन को सजाया जा रहा था, वैसे वैसे राजवीर का दिल भारी होता जा रहा था। आज रूही और पलाश की सगाई थी और उसके अगले दिन शादी। थोड़ी ही देर में पलाश अपने पेरेंट्स के साथ रघुवंशी मेंशन में आ जाता है। सब तैयार हो गए थे। हर्षवर्धन ने ही उसे पूछा, क्या अभी तक विराज वीरा को लेकर नहीं आया? हीर ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पीहू के डैडी विराज भैया तो अभी तक नहीं आए। तभी मेन गेट से विराज अंदर आता हुआ बोला, आ गया मैं चाचू, ले आया आपकी वीरा को और उसके साथ छोटे भाई को भी। हर्षवर्धन ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने वीरा के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा जितना थैंक यू बोलूं कम है। तुमने इस नालायक को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, वरना हम सब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी और सबसे ज्यादा उम्मीद तो इस गधे ने ही छोड़ दी थी। वीरा ने हर्षवर्धन के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, चाचू मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कहते हुए अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन मैंने भी यह सब पैसों के लिए किया। मैं फाइनेंशियल बहुत परेशान थी और इसीलिए मैंने पैसों के लिए विराज सर को ठीक होने में हेल्प की। इस पर हर्षवर्धन बोला, नहीं वीरा, बात पैसों की नहीं, पैसे तो हम किसी को भी दे देते हैं, लेकिन जितने डेडिकेशन के साथ तुमने विराज की हेल्प की, इतने डेडिकेशन के साथ कोई विराज की हेल्प नहीं करता।
हर्षवर्धन ने फिर विराज के सिर पर मार कर कहा, और इस गधे के बच्चे ने तुम पर ही हाथ उठाया, वैसे तुम्हें इसे इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था। इस पर विराज बोला, यार चाचू, पहली बात तो यह कि मेरे पापा को गधा मत कहो, और दूसरी बात यह, पहले तो आप कह रहे थे वीरा को मना कर लाओ, अब ले आया तो आप कह रहे हो कि वीरा ने मुझे जल्दी माफ कर दिया। एक बात पर क्यों नहीं टिकते? इस पर हर्षवर्धन बोला, बस अब मुझसे बहस मत कर, जाकर रेडी हो जा। फिर उसने वीरा को देखकर कहा, वीरा तुम भी अपने भाई को लेकर चली जाओ और तैयार होकर आ जाओ। थोड़ी देर में रूही की सगाई का फंक्शन शुरू हो जाएगा। वीरा और विराज वहां से चले गए। तभी हर्षवर्धन की नजर राजवीर पर पड़ी, जो गार्डन में खड़ा था। हर्षवर्धन ने राजवीर के चेहरे पर आई उदासी को देख लिया। कहीं न कहीं हर्षवर्धन को भी लग रहा था कि उसने रूही की शादी करने में जल्दबाजी कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब बात रूही की शादी की नहीं, रघुवंशी फैमिली की इज्जत की थी। सिवाय का कमरा, सिवाय अपने कमरे में आया तो उसने आर्या को तैयार हुआ देखा। आर्या ने एक पीच कलर की जाजट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या को देखते ही सिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। आर्या सिवाय की नजरों से बेखबर मिरर में देखकर बैंगल पहन रही थी। सिवाय ने पीछे से जाकर आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाकर कहा कि छुई मुई, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर बनकर क्या करने का इरादा है? सिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने हल्का सा पीछे पलटा और सिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। सिवाय ने आर्या को देखकर कहा, क्या हुआ, मुझे धक्का क्यों दे रही हो? आर्या ने इशारों में कहा कि मुझे तैयार होना है। सिवाय ने फिर से आर्या की कमर पर हाथ रखकर खुद के करीब करते हुए कहा, और कितना तैयार होना है? इतना तो तैयार हो चुकी हो, अब क्या नीचे मेहमानों को हार्ट अटैक देने का इरादा है? इससे ज्यादा तैयार होगी तो नीचे आए मेहमान कहेंगे कि सिवाय की बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर, और फिर वह तुम्हें नजर लगाकर चले जाएंगे, और मेरी बीवी को कोई नजर लगाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिवाय इतना कहकर आर्या को किस करने लगा। आर्या के भी आंखें अपने आप बंद हो गई। किस के बाद सिवाय अपना माथा आर्या के माथे पर लगा कर कहा, छुई मुई, जब तुम बोलने लगोगी तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? आर्या ने हैरानी से सिवाय को देखा और फिर हल्के से नाराज होकर इशारों में बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? सिवाय ने आर्या को गले लगा कर कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम बोलने लगोगी तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आर्या ने नजर उठाकर सिवाय को देखा और फिर ना में एक बार गर्दन हिला दी, जैसे वह कहना चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तभी सिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। सिवाय ने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने आर्या के माथे को चूम कर कहा, तुम रेडी होकर नीचे चली जाओ, मैं फोन रिसीव करके आता हूँ। सिवाय के कहने पर आर्या नीचे चली गई और सिवाय फोन लेकर बालकनी में आ गया। सिवाय ने फोन को कान पर लगाकर कहा, हाँ बताओ, क्या पता चला? वंशिका के बारे में। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वंशिका के बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन आपने कहा था कि रणविजय सिंह राणा की बीवी के बारे में पता लगाओ। इस पर सिवाय ने कहा, हाँ चल उसी के बारे में बता दे, कुछ तो पता चला होगा, या मैं तुम लोगों को ऐसे ही पैसे ट्रांसफर करता रहूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर रणविजय सिंह राणा ने सोमनाथ राजपूत की बहन से शादी की थी, उनका नाम भी वंशिका ही था। कहते हैं वंशिका किसी के साथ भाग गई थी और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गई। जब वापस आई तब वह प्रेग्नेंट थी। सोमनाथ राजपूत को अपनी बहन की फिक्र होने लगी, इसलिए वह जल्द से जल्द उनकी शादी करना चाहते थे, ताकि किसी को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता न चले। और इस बात का फायदा रणविजय सिंह राणा ने उठा लिया। उन्होंने सोमनाथ राजपूत को शीशे में उतार लिया और वंशिका से शादी कर ली। कुछ महीने बाद वंशिका ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बेटी उस आदमी की थी जिसके साथ वह भाग गई थी। सिवाय ने सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि वह किसके साथ भाग गई थी? इस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर यह तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वह माफिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और एक दिन अचानक गायब हो गया।
इसीलिए वंशिका उसके घर को छोड़कर वापस राजपूत हवेली आ गई थी। वंशिका यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई भाभी के दबाव में आकर उसने रणविजय सिंह राणा से शादी कर ली। शिवाय ने फिर पूछा, इस वक्त वंशिका जी कहाँ हैं? सामने से आवाज आई, सर यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन वह कहीं न कहीं रणविजय सिंह राणा की कैद में ही है और वंशिका की मौत की धमकी देकर वह शौर्य से हर काम करवा लेते हैं। उन्होंने फिलहाल शौर्य को आर्या के कुछ पेपर पर साइन लाने के लिए कहा है। शिवाय ने कहा, आप जितनी जल्दी हो सके वरदान सिंह रजावत के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैं तुम्हें कुछ घंटे का टाइम देता हूँ। रजावत के पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मुझे पता करके बताओ कि कहीं रजावत सिंह का पास्ट माफिया वर्ल्ड से तो नहीं जुड़ा है। पता करो कि रियल एस्टेट के बिजनेस से पहले इस रजावत का कौन सा बिजनेस था। शिवाय ने फोन कट कर दिया और फोन को अपने सर पर टाइप करने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और शिवाय ने खुद से कहा, तो आर्या मिस्टर वरदान सिंह रजावत की बेटी है। मतलब मिस्टर वरदान सिंह रजावत मेरे ससुर जी हैं। तो ससुर जी, अब तो और मजा आएगा। कहा था ना ससुर जी कि मेरे बिना वंशिका को ढूंढ नहीं पाओगे। शिवाय अपने में ही खुश हो रहा था और फिर वह नीचे चला गया, जहां पर रूही की सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। शिवाय की नज़र वरदान सिंह रजावत को ढूंढ रही थी और फाइनली उन्होंने शौर्य के पास वरदान सिंह रजावत को खड़े देखा। अपने ससुर जी को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि ना तो ससुर जी कम थे और ना ही दामाद। दोनों में ही अपना एटीट्यूड था, लेकिन दोनों ही अपने लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार करते थे। वंशिका के बिना वरदान कैसे जी रहा था, वरदान ही जानता था। एक सेकंड, एक मिनट, एक पल ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें वरदान ने वंशिका को याद ना किया हो। शिवाय को आज पहली बार वरदान के साथ एक सिंपैथी महसूस हो रही थी। जब से शिवाय को आर्या से प्यार हुआ था, वह प्यार के मतलब समझने लगा था। शिवाय वरदान की हालत को समझ सकता था और अब शिवाय ही था जो वरदान के दर्द को कम कर सकता था। शिवाय नीचे आकर वरदान के सामने खड़ा होकर बोला, कैसे हैं रजावत साहब? वरदान ने भी एटीट्यूड से कहा, रजावत साहब तो हमेशा से ही सही थे, तुम अपनी बताओ कैसे हो? इस पर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, रजावत साहब आपकी बीवी मिल गई। या तो शिवाय ने वरदान के जले पर नमक छिड़क दिया। वरदान ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में टांग अड़ाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम हर्षवर्धन के भतीजे ना होते तो तुम्हारी इस बदतमीजी पर तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता। शिवाय ने फिर से मुस्कुराकर कहा, अरे वरदान साहब आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था। मेरी मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। शायद मैं सच में मिसेज वंशिका वरदान रजावत को ढूंढ लूंगा। शिवाय ने अपनी आदत से मजबूर होकर वरदान के जख्मों को कुरेद दिया। वरदान ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, शिवाय मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। तुम्हारे घर में 4 मेहमान आए हुए हैं और मैं नहीं चाहता मेहमानों के सामने मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं अपनी वंशिका को खुद ढूंढ लूंगा। शिवाय ने अपना एक हाथ वरदान की बाजू पर रखा और फिर झटके से पीछे करते हुए कहा, अरे रजावत साहब आप तो करंट मारते हैं। शिवाय की बात सुनकर वरदान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शिवाय ने अब वरदान साहब को छेड़ना ठीक नहीं समझा। अगर वह वरदान को और ज्यादा छेड़ देता तो सच में वरदान सबके सामने शिवाय की पिटाई कर देता। शिवाय वरदान से 4 कदम दूर हुआ और मुस्कुराकर वरदान की तरफ देखकर बोला, मेरे बिना ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए एटीट्यूड छोड़ दीजिए और मुझसे मदद मांग लीजिए। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा आर्या के पास गया और आर्या का माथा चूम लिया। थोड़ी देर बाद आहूजा परिवार भी रघुवंशी मेंशन में आ गया। रूही तैयार होकर हॉल में आ रही थी। रूही ने सिल्वर कलर का बहुत एक्सपेंसिव गाउन पहना था, जिसमें वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। रूही जैसे जैसे नीचे आ रही थी, राजवीर की आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। राजवीर की नज़र रूही पर ही टिकी थी। वैसे तो पार्टी में आए सभी लोग रूही को देख रहे थे, लेकिन राजवीर उसकी पलकों ने तो झपकना ही बंद कर दिया था। रूही नीचे आई और उसकी नज़र राजवीर से टकराई।
जहां राजवीर की आंखों में सिवाय प्यार के कुछ नहीं था, वहीं रूही की आंखों में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। वह सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर की हालत देख तो हर्षवर्धन भी देख रहा था, लेकिन अब हर्षवर्धन कुछ नहीं कर सकता था। अगर उस रात राजवीर अपने दिल की बात हर्षवर्धन को बता देता तो शायद हर्षवर्धन या शादी होने ही नहीं देता, पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। रूही जाकर पलाश के बराबर में खड़ी हो गई। हैंडसम तो पलाश भी कम नहीं था, लेकिन पलाश रूही से प्यार नहीं करता था। पलाश भी फैमिली प्रेशर में आकर या शादी कर रहा था। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो गई। पलाश ने रूही को बेमन अंगूठी पहना दी। रूही ने भी मुंह बनाकर पलाश की उंगली में रिंग पहना दी। सब ने क्लैपिंग की, सब एक दूसरे को बधाई देने लगे और तभी उसे पार्टी में रणविजय सिंह राणा की एंट्री हुई। रणविजय सिंह राणा को उस पार्टी में आहूजा फैमिली ने बुलाया था। आहूजा फैमिली के साथ रणविजय सिंह राणा के फाइनेंशियल बहुत अच्छे रिलेशन थे। रणविजय सिंह राणा को देखकर रघुवंशी फैमिली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि रणविजय सिंह राणा के आहूजा फैमिली से अच्छे रिलेशन हैं, इसीलिए उसने सबको हाथ दिखाकर सबको शांत रहने के लिए कहा। जबकि रणविजय सिंह राणा जी को सबको देखकर एक अलग ही मुस्कान पास कर रहे थे, जैसे वह रघुवंशी फैमिली को जलाना चाहते हो। थोड़ी देर पार्टी में ऐसे ही चलती रही। सब डांस कर रहे थे। सबको देखकर वरदान को भी वंशिका की याद बहुत आ रही थी। वरदान ने अपनी जिंदगी के 18 साल वंशिका की याद में बिताए थे। वरदान को पता नहीं था कि वह 18 साल का इंतजार कभी खत्म होगा भी या नहीं, या वह सारी जिंदगी बस वंशिका की यादों में ही फंसकर रह जाएंगे। और तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ शिवाय भी आर्या के साथ कपल डांस कर रहा था। तभी शिवाय का फोन भी वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने आर्या को आंखों से इशारा किया और फोन लेकर एक साइड में चला गया। शिवाय ने फोन पर कहा, हाँ बताओ क्या पता चला। वरदान सिंह रजावत के बारे में सामने से आवाज आई, सॉरी। वरदान सिंह रजावत आज से 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड में काम करते थे। फिर उन्होंने वंशिका के लिए वह दुनिया छोड़ दी और एक दिन अचानक ही रजावत को उनके ही किसी दोस्त ने एक खून के इल्जाम में फंसा दिया। रजावत को मजबूरन इंडिया छोड़ना पड़ा। जब वह इंडिया वापस आए तब तक वंशिका मतलब उसकी बीवी उन्हें छोड़कर अपने घर जा चुकी थी। यह सुनते ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय को जो डाउट था अब वह पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। शिवाय ने फिर वरदान की तरफ देखा जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। शिवाय ने फोन पर कहा, जितनी जल्दी हो सके रणविजय सिंह राणा की बीवी को ढूंढो, उसके बाद ही मुझे कॉल करना। शिवाय ने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने फिर से रणविजय सिंह राणा को देखा जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शिवाय ने मन ही मन कहा, दूसरों की प्रॉपर्टी और बीवी हासिल करके कमीना कितनी आराम से मुस्कुरा रहा है, पर इसकी मुस्कुराहट मैं इसके चेहरे पर ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ वरदान भी कंटिन्यू अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से ही वरदान के चेहरे की इंप्रेशन बदल गई। वरदान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। शिवाय की नजर लगातार वरदान पर ही थी। शिवाय वरदान के चेहरे को देखकर समझ गया कि हो न हो वरदान को वंशिका के बारे में कुछ तो मालूम चल गया, जिसकी वजह से वह गुस्से में है। वरदान ने पलट कर रणविजय सिंह राणा को देखा जो सोफे पर आराम से बैठकर मिस्टर आहूजा के साथ ड्रिंक कर रहा था। वरदान बहुत गुस्से में रणविजय सिंह राणा की तरफ बढ़ने लगा। वरदान को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह आज ही रणविजय सिंह राणा को मार देगा। वह घूरते हुए रणविजय सिंह राणा के पास पहुंचता उससे पहले ही शिवाय आकर वरदान को गले लगा लिया और उनके कान में कहा, यह सही वक्त नहीं है। अभी आपने ही कहा था ना कि घर में 4 मेहमान आए हुए हैं और आप उनके सामने तमाशा नहीं करना चाहते। वरदान ने सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देखा जिसमें हल्का पानी भी था। वरदान ने कहा, हट जाओ शिवाय, मैं 18 साल अपनी वंशिका के बिना रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे। मेरी बेटी मेरी वंशिका कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यह रणविजय सिंह राणा जानता है कि मेरी बेटी और मेरी वंशिका कहाँ है। पर आज यह बताएगा और अगर इसने नहीं बताया तो मैं इसकी जान अभी ले लूंगा। शिवाय वरदान को जबरदस्ती खींचता हुआ गार्डन की तरफ ले गया।
शिवाय नहीं चाहता था कि रूही की शादी में कोई भी तमाशा क्रिएट हो, और अगर तमाशा होता तो हर्षवर्धन इन सब का जिम्मेदार शिवाय को ही मानता। शिवाय वरदान को गार्डन के एक सुनसान एरिया में ले गया जहां कोई नहीं था। वरदान ने शिवाय के हाथों को झटकते हुए कहा, छोड़ो शिवाय, आज मेरी वंशिका को मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, रणविजय सिंह भी नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, आप समझ नहीं रहे, आप अभी रणविजय सिंह राणा से कुछ भी कहेंगे तो घर में हंगामा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सब आपको ही गलत समझेंगे। वैसे भी हीर को आप अपनी बेटी मान चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के ससुराल में कोई भी गलती करेंगे। इस वक्त वरदान टूट रहा था। वरदान को मालूम चल गया था कि रणविजय सिंह राणा ने ही वंशिका को कहीं छुपा कर रखा है। वरदान पास रखे चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। शिवाय वहीं खड़ा था। वरदान की आंखों में आंसू थे और शिवाय के सामने उन्हें बहाना नहीं चाहता था, इसलिए वरदान ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। वरदान ने चेहरा नहीं उठाया और बोला, शिवाय तुम जाओ, मैं वादा करता हूँ पार्टी में कोई हंगामा नहीं करूँगा। शिवाय बोला, मैं आपके जख्मों पर मरहम तो नहीं लगा सकता, लेकिन एक सच मैं भी जानता हूँ, अगर आप रिएक्ट ना करें तो आपको बता दूंगा। वरदान ने अपना चेहरा उठाकर देखा। वरदान की आंखों में इस वक्त गुस्सा और आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वरदान की आंखें लाल हो गई थी। साफ पता चल रहा था कि वह आंसू बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वरदान उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा था। वरदान ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, कौन सा सच, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? शिवाय 4 कदम पीछे हट कर हिम्मत करते हुए बोला, पापा मम्मी कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी की बेटी मेरे पास ही है, मतलब आर्या आपकी और मम्मी की बेटी है। वरदान का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सबसे पहला शौक उसे शिवाय ने पापा कहा था, दूसरा शौक वंशिका को मम्मी कहकर बुलाया था, तीसरा शौक आर्या वरदान की बेटी थी। वरदान को समझ नहीं आ रहा था वह कैसे रिएक्ट करे। शिवाय जैसा इंसान उसे पापा कह रहा था। वरदान कुछ नहीं बोला और वरदान के ना बोलने से शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिवाय को वरदान से थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वह आर्या के पापा थे, रिश्ते में बड़े थे। शिवाय को कहीं ना कहीं दर्द था कि वह आर्या को अपने साथ ना ले जाएं, जबकि शिवाय आर्या को किसी भी हालत में वरदान के साथ नहीं भेजना चाहता था। फिर भी शिवाय का डर जायज था। आखिर वरदान 18 साल बाद अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता था। वरदान तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय फिर 4 कदम पीछे हट गया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ पापा, आर्या आपकी ही बेटी है। आपको यकीन नहीं आता तो आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। रणविजय सिंह राणा ने आर्या को बचपन में ही बहुत टॉर्चर किया। शौर्य ने ही आर्या को अब तक बचा कर रखा और अब शौर्य के बाद मैं बचा लूंगा। पार्टी खत्म हो गई थी। रघुवंशी मेंशन में सभी मेहमान जा चुके थे। रूही भी अपने गुस्से को दबाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सब अपने अपने कमरे में चेंज करने चले गए थे, लेकिन लिविंग रूम में अभी वरदान, शौर्य, हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश सब बैठे हुए थे। सारी बातें खुल गई थी। शौर्य ने सब कुछ शिवाय और वरदान को बता दिया था। वरदान ने भी अपने और वंशिका के रिश्ते का सच सबको बता दिया था। शौर्य नहीं जानता था कि वरदान उसके फूफाजी लगते हैं और उसकी बुआ ने रणविजय सिंह राणा से पहले वरदान से शादी की थी। शौर्य ने वरदान को गले लगाकर कहा, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत स्पेशल था, इसीलिए आप मुझे हर प्रॉब्लम से बचा लेते थे, इसीलिए आप मुझे घर लेकर आए। वरदान ने भी शौर्य पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, तुम नहीं जानते शौर्य, तुम्हारी बुआ से मैं बाद में मिला हूँ, लेकिन तुमसे लगाव पहले हुआ था। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मेरे ऊपर ही लेटकर सोए थे। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, तुम तो उस वक्त 3 साल के थे। शौर्य बोला, अंकल आप तो इतने पावरफुल हैं, तो वंशिका बुआ को ढूंढ क्यों नहीं देते? वंशिका बुआ रणविजय सिंह राणा की कैद में ही हैं। कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मैं पिछले कई सालों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इस पर शिवाय ने कहा, तूने यह सब मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अब तक तेरी बुआ को ढूंढ लेता, पर कोई बात नहीं, मैं अब बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लूंगा।
हर्षवर्धन ने वरदान और शौर्य दोनों को संभाला, दोनों को ही दिलासा देते हुए कहा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप दोनों भी अपना मूड ठीक कर लीजिए। बहुत जल्दी वंशिका जी भी आप सबके साथ होंगी। आपका भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। थोड़ी देर ऐसे ही बातें होती रही। शिवाय का दिल तो जोरों से धड़क रहा था। शिवाय जो कि शौर्य से कुछ दूरी पर ही बैठा था। शिवाय खड़ा हुआ और लिविंग एरिया से थोड़ा सा दूर जाकर बोला, शौर्य मुझे एक बात और बतानी है। शौर्य ने हैरानी से शिवाय को देखा और ना में गर्दन हिला दी। इस पर शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, जो तू सोच रहा है वह बिल्कुल ठीक है। मैंने छुई मुई से शादी कर ली। शौर्य गुस्से में उठकर शिवाय की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे वरदान ने पीछे से पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो शौर्य? अब वह मेरा जमाई और तुम्हारा बहनोई है। शौर्य गुस्से में बोला, इस बहनोई की तो ऐसी की तैसी, साला कुत्ता कमीना, मैंने आपसे कहा था ना अंकल, अगर इसे छुई मुई से लगाव हो गया तो यह कभी भी छुई मुई को मेरे पास वापस नहीं आने देगा। साला कमीना दोस्त की पीठ पर छुरा भोंक दिया। शौर्य को जितना गुस्सा आता है शिवाय को उतनी ही हंसी आती। शौर्य ने गुस्से में वरदान से खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो अंकल, अंकल इसे पंच मार दूंगा तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। छोड़ दीजिए अंकल, इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मुझसे पूछे बिना ही आर्या से शादी कर ली, मेरी मासूम सी बहन का फायदा उठा लिया। वरदान ने शौर्य पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, शौर्य गुस्से पर कंट्रोल करो, हम अपने घर के जमाई पर हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है अंकल, वादा करता हूँ हाथ नहीं उठाऊंगा, लातों से ही मार मार के बुत बना दूंगा। वरदान ने जैसे तैसे शौर्य को पकड़कर सोफे पर बैठाया और एक गिलास पानी देते हुए कहा, अच्छा बस करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तुम जानते थे अगर शौर्य को आर्या पसंद आ गई तो वह उसे जिंदगी भर अपने पास रखेगा, तो अब इतना लेट क्यों कर रहे हो? इस पर शौर्य ने कहा, मैं अपनी आर्या की शादी ऐसे नहीं करना चाहता था, धूमधाम से करना चाहता था अंकल, इसीलिए मुझे शिवाय से अच्छा दिव्यांश लगता है। दिव्यांश ने दृष्टि के साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसे मनाने के लिए एड़ी से सिर तक का जोर लगा दिया और अब रीति रिवाज से उससे शादी करना चाहता है। और एक यह है, इसे किसी की भी नहीं पड़ी, जो पसंद आ गया वह पसंद आ गया, इसके लिए कोई रूल नहीं। इतना कहकर शौर्य फिर से शिवाय की तरफ बढ़ने लगा। इस बार दिव्यांश ने शौर्य को पकड़कर कहा, शौर्य बस कर, तेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी तो एक काम कर, साली साहिबा को अपने साथ ले जा, फिर हम दोनों भाई घोड़ी पर चढ़कर आएंगे और दोनों बहनों को डोली में बिठाकर लेकर जाएंगे। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय की आंखें खुल गई। शिवाय बोला, देख दिव्यांश, मैं तेरे मामले में टांग नहीं अड़ाता हूँ, तू भी शौर्य को उल्टी सीधी सलाह मत दे, वह पहले ही आग बबूला बैठा है, ऊपर से तू उसके यज्ञ में घी डाल रहा है। इस पर दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, चाचू क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शौर्य के दिल की तमन्ना भी तो पूरी होनी चाहिए। अगर वह अपनी बहनों की शादी बैंड बाजे के साथ करना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है? इस पर शिवाय बोला, चाचू मेरी शादी छुई मुई से हो गई है और अब मैं उसे शौर्य के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगा। मुझे कोई बैंड बाजा बारात के साथ शादी नहीं करनी है, मैं बस छुई मुई मेरे पास ही रहेगी। इस पर दिव्यांश बोला, ऐसे कैसे नहीं भेजोगे? जो सही है वह सही है। क्यों चाचू? इस पर हर्षवर्धन बोला, सिवाय दिव्यांश सही कह रहा है, वह बिल्कुल सही है। आर्या रजावत साहब की बेटी है और अब वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, तुम उन्हें नहीं रोक सकते। सिवाय को गुस्सा आ गया, वह हल्के गुस्से में बोला, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि आर्या से मैंने शादी कर ली। आप सब मिलकर मेरी आर्या को मुझसे दूर कर देंगे। वरदान बोला, तुम्हारी छुई मुई को कोई भी तुमसे दूर नहीं कर रहा है, बस तुम ट्रेडिशनल तरीके से शादी कर लो। इस पर शिवाय बोला, मैंने ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी की है, मैंने छुई मुई के साथ फेरे लिए। उन सब की आपस में काफी बहस हुई और फाइनली डिसाइड हुआ कि आर्या वरदान के साथ उनके घर जाएगी, क्योंकि हर्षवर्धन वरदान के दिल की हालत समझ रहा था। आखिर वह 18 साल बाद अपनी बेटी को देख रहा था। देखा तो उसने आर्या को कई बार था और आर्या को देखकर उसके दिल में पिता की ममता भी जागती थी, लेकिन उसे कंफर्म पता नहीं था कि यही उसकी बेटी है। और आज जब उसे कंफर्म हो गया
कि आर्या ही उसकी बेटी है तो वह उससे दूर कैसे रह सकता था। इन सबको ध्यान में रखकर हर्षवर्धन ने शिवाय को रोक लिया और आर्या को वरदान के साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। हर्षवर्धन ने आर्या को आवाज लगाई और आर्या भी वहां आ गई। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय ने मुंह बना लिया। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, अब आर्या को सब कुछ सच सच बता दे। उसका हक बनता है अपने परिवार के बारे में जानने का। शिवाय ने तोते की तरह आर्या को सब कुछ सच सच बता दिया। आर्या ने नम आंखों से वरदान की तरफ देखा और फिर कुछ कदम चलकर वरदान के गले लग गई। वरदान ने भी अपनी बेटी को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद आर्या को गले लगाने के बाद वरदान ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, रजावत साहब कल रूही की शादी है, एक रात की ही तो बात है, अब जाएंगे कल वापस आएंगे, आप भी यहीं रुक जाइए। उसके बाद आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वरदान वहां रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन की बात मानकर रघुवंशी मेंशन में ही रुक गया। सब आराम करने लगे, अपने कमरे में चले गए। दिव्यांश भी अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, लोअर टी शर्ट पहनी और पैंथर के रूम में जाकर बोला, चल पैंथर, दृष्टि से मिलकर आते हैं। पैंथर बहुत थक गया था, उसका मुंह बन गया। बेशक वह पूर्वी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद दिव्यांश जितना नहीं, और ना ही वह पूर्वी के लिए इतना पागल था जितना दिव्यांश दृष्टि के लिए। पैंथर ने इनकार करते हुए कहा, सर कल ही रूही की शादी है, आज रहने देते हैं, परसों चलेंगे। आपने तो कहा था कि आप एक हफ्ता तक रुक जाएंगे, तो रुक जाइए ना। दिव्यांश ने पैंथर की बाजू पकड़ी और उसे कमरे से बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, चुपचाप चल, एक तो पहले ही शौर्य दृष्टि को यहाँ लेकर नहीं आया, ऊपर से तेरे नखरे अलग हैं। दिव्यांश ने पैंथर को जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकाला, सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दिव्यांश बोला, अब प्लीज मुझे जाने के लिए मना मत कर, मैं दृष्टि से मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। इस पर शौर्य दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दे, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हमेशा के लिए दृष्टि को यहाँ ले आना। कल रात भी दृष्टि को मालूम चल गया कि तुम यहाँ आए थे, गलती से अपना ब्लेजर वहीं छोड़ आए, मैंने बड़ी मुश्किल से बात को संभाला है। अगर आज दृष्टि को पता चल गया कि तुम आए हो तो वह मेरा सिर फोड़ देगी। पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आता है, कभी कभी लगता है तुम्हारा गुस्सा उसमें ट्रांसफर हो गया। इस पर पैंथर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सॉरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इनका गुस्सा दृष्टि भाभी में ट्रांसफर हो गया। दिव्यांश मुंह बनाता हुआ बोला, प्लीज सॉरी, जाने देना, वादा करता हूँ 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इस बार पैंथर ने दिव्यांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कैलकुलेशन है, इन्हें देखकर लगता भी नहीं या इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। 1 घंटा तो जाने में ही लग जाएगा और आप 1 घंटे में वापस भी आ जाएंगे, क्या बात है। दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर मार कर कहा, साले, मेरे 1 घंटे का मतलब 1 घंटा दृष्टि के पास लेट कराऊंगा। सॉरी बोला, प्लीज दिव्यांश मत जाओ, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही तुझे दृष्टि से मिलने बुलाऊंगा, पर आज नहीं। शौर्य और दिव्यांश में काफी बहस हुई और फाइनली शौर्य ने दिव्यांश को रजावत हाउस न जाने के लिए मना लिया। दिव्यांश भी मन मार कर अपने कमरे में चला गया। राजवीर अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन राजवीर का मन रूही के पास अटका हुआ था। रूही भी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी, लेकिन उसका मन भी अभय पर अटका हुआ था। रूही मन ही मन कोई प्लान कर खुद से बोली, मैं अपनी जिंदगी ऐसे किसी को भी डेडिकेट नहीं कर सकती। क्या शिवाय रह पाएगा आर्या के बिना, क्या होगा आगे, जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।